Hello everyone. Welcome to For Nurses Preparation YouTube channel. I am Neeraj Kumar Kyathal. Today is 3rd October 2022. Let's begin today's important nursing exam MCQs for upcoming all type of nursing recruitment exams. First question is, a client has an elevated AST 24 hours following chest pain and shortness of breath. This is suggestive of which of the following? आपके पास हॉस्पिटल में एक ऐसा पेशेंट आता है जिससे चेस्ट पेन है और सांस लेने में दिक्कत आ रही है। ऐसा उसे पिछले 24 घंटे से हो रहा था। आपने इस पेशेंट को एएसटी का लेवल चेक करवाया। जैसे ही आपने रिपोर्ट देखी तो उसके अंदर एएसटी बढ़ा हुआ मिला। इस सिचुएशन के अंदर पेशेंट में कौन सी कंडीशन हो सकती है, यह आपको सिलेक्ट करना है। पेशेंट को 24 घंटे से चेस्ट पेन है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ है और एलिवेटेड एएसटी लेवल आया है। इन सिचुएशन के बिहाफ पर आपको ये डिसाइड करना है कि पेशेंट में कौन सी कंडीशन है। ऑप्शन 1 कहता है गॉल ब्लैडर डिजीज है, ऑप्शन 2 कहता है लीवर डिजीज है, ऑप्शन 3 कहता है मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन है, ऑप्शन 4 कहता है स्केलेटल मसल इंजरी है। थोड़ा सा ये क्वेश्चन आपको कंफ्यूज कर सकता है, इसलिए क्वेश्चन पर फोकस रहते हुए अगर आप आंसर देंगे तो आप गलत नहीं करेंगे। इस क्वेश्चन के एग्जैक्ट आंसर को जानने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली यहां पर जो हमने एएसटी टेस्ट करवाया है ये होता क्या है। व्हाट इज एएसटी? आप चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं। एएसटी का फुल फॉर्म होता है एस्पार्टेट ट्रांस एमाइनेज। एस्पार्टेट ट्रांस एमाइनेज। अब ये जो एस्पार्टेट ट्रांस एमाइनेज है ये हमारे शरीर के किन किन हिस्सों में पाया जाता है, इसे भी नोट करिएगा। पहले अच्छा समझ लीजिए ताकि आपको ये चीज क्लियर हो जाए। हमारे शरीर के लीवर, हार्ट, स्केलेटल मसल, किडनी, ब्रेन, आरबीसी आदि एरियाज के अंदर ये एएसटी एंजाइम पाया जाता है। अगर इनमें से किसी भी स्ट्रक्चर के अंदर किसी प्रकार का डैमेज हो तो ये एएसटी इन ऑर्गन या सेल से निकलकर ब्लड में आ जाता है और ब्लड में जब हम ब्लड टेस्ट करवाते हैं और इनका लेवल बढ़ा हुआ मिलता है तो हम ये अनुमान लगा लेते हैं कि क्लाइंट के अंदर इन ऑर्गन्स के अंदर डैमेज हुआ हो सकता है, जिसके कारण एएसटी का लेवल बढ़ा हुआ मिला है। तो अब आप ये नोट करिए कि एएसटी हमारे शरीर में विशेष रूप से किन जगहों पर पाया जाता है। इट इज फाउंड इन लीवर, हार्ट, स्केलेटल मसल, किडनी, ब्रेन एंड आरबीसी। ज्यादातर आपके लिए इन्हीं ऑर्गन्स के बारे में जानना
जरूरी रहेगा। अब अगर जैसे ही इन ऑर्गन्स के अंदर डैमेज होता है, ब्लड में इनका लेवल बढ़ जाता है और हम इस चीज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इफ AST level found increased in blood, it means related part डैमेज। यानी कि अगर हमारे शरीर के लीवर, हार्ट, स्केलेटल मसल या इनमें से किसी भी ऑर्गन के अंदर डैमेज होगा तो इनके डैमेज के कारण AST जो एंजाइम है ये इनसे निकलकर ब्लड में बढ़ जाएगा और इसके बढ़ी हुई मात्रा को हम आइडेंटिफाई करके इसके डैमेज को पता कर सकते हैं। अब इस क्वेश्चन के अंदर देखिए, यहां पर ऑप्शंस के अंदर लीवर डिजीज भी दिया गया है, मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन भी दिया गया है और स्केलेटल मसल इंजरी भी दिया गया है। और हमने यहाँ तीनों चीजों को नोट किया है, लीवर, हार्ट, स्केलेटल मसल। तो अब इनमें से राइट आंसर कैसे चुने ये आपको जानना है। इस चीज के आंसर के लिए इसी क्वेश्चन के अंदर आपको दो फाइंडिंग्स दी गई हैं। पहला कि क्लाइंट को चेस्ट पेन हो रहा है और दूसरा पेशेंट को शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ जैसी फाइंडिंग देखने को मिल रही है। तो याद रखिएगा, अगर क्लाइंट के अंदर एस्पार्टेट ट्रांसएमाइनेस का लेवल इंक्रीज है, क्लाइंट को चेस्ट पेन हो रहा है और क्लाइंट को डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग हो रही है, तो इसका मतलब है ये तीनों फाइंडिंग क्लाइंट के अंदर हार्ट अटैक के आने को बता रही है, मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन को होने को बता रही है। मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन कंडीशन होने पर क्लाइंट को चेस्ट पेन होता है, इसके अलावा रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम आती है और अगर AST का लेवल 24 आवर्स के बाद बढ़ा हुआ मिले तो हम कह सकते हैं कि इस पेशेंट के अंदर MI हुआ है, हार्ट अटैक आया है। सो ऑप्शन 3 इज करेक्ट हियर। यहां पर इन सभी ऑप्शन से डिफरेंट ऑप्शन दिया गया है गॉल ब्लैडर डिजीज। आइए इसके बारे में भी पॉइंट्स को जान लेते हैं। अगर मान लीजिए किसी क्लाइंट के अंदर गॉल ब्लैडर डिजीज होता है तो इस डिजीज की इंपॉर्टेंट फाइंडिंग के रूप में क्लाइंट को बैक ऑफ द राइट एरिया में पेन होता है, यानी हमारे शोल्डर की जो स्कैपुला बोन होती है जिसे आप शोल्डर ब्लेड कहते हैं, राइट स्कैपुला बोन के अंदर उसे पेन होगा। तो आप इसे चाहे तो नोट कर सकते हैं, ये भी चीज काफी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में कहीं ना कहीं आपसे घुमा फिरा के ये चीज पूछी जा सकती है। इन गॉल ब्लैडर डिजीज pain in right scapula bone। राइट स्कैपुला बोन क्या है इसे भी नोट कर लीजिएगा। राइट स्कैपुला बोन का मतलब है राइट शोल्डर ब्लेड। तो अगर पेशेंट के राइट साइड की शोल्डर ब्लेड में पेन हो तो इसका मतलब है कि पेशेंट में कहीं ना कहीं गॉल ब्लैडर डिजीज होने की संभावना है। गॉल ब्लैडर के बारे में आप सभी जानते ही हैं, ये लीवर से जुड़ा हुआ इसके पीछे की तरफ पाया जाने वाला ऑर्गन है। गॉल ब्लैडर के द्वारा लीवर द्वारा तैयार किए गए बाइल को स्टोर किया जाता है और हर दिन करीबन 800 ml के आसपास बाइल इसके द्वारा सिक्रीट किया जाता है। जैसे ही आप कोई फैटी सब्सटेंस खाते हैं तो इस फैट को डाइजेस्ट करने के लिए गॉल ब्लैडर में स्टोर्ड बाइल इंटेस्टाइन में जाता है, जिसके बाद इस फैट का इमल्सिफिकेशन होता है और फाइनली डाइजेशन होता है। टेक स्क्रीनशॉट।
नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर कंट्रोल प्रोग्राम NIDDCP was launched in। NIDDCP जो प्रोग्राम है वो किस वर्ष लॉन्च किया गया था, ये आपको बताना है। 1963, 1973, 1989, 1983। 1963 के अंदर नेशनल गोइटर कंट्रोल प्रोग्राम लॉन्च किया गया था। नेशनल गोइटर कंट्रोल प्रोग्राम 1963 के अंदर नेशनल गोइटर कंट्रोल प्रोग्राम लॉन्च किया गया था। फिर इस प्रोग्राम का नाम चेंज किया गया, यानी कि इसे रीनेम किया गया और 1989 के अंदर इसे NIDDCP के नाम से जाने लगा। NIDDCP यानी कि हम कह सकते हैं कि नेशनल आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर कंट्रोल प्रोग्राम 1989 के अंदर लॉन्च किया गया था। एक बार फिर से देखिएगा, जिन एरियाज में आयोडीन की कमी से गोइटर जैसे डिसऑर्डर्स हो रहे थे, स्पेशली हिमालय के जो तलहटी एरियाज हैं, हिमालय रीजन्स हैं, वहां पर आयोडीन नहीं पाया जाता, इसलिए वहां पर गोइटर डिजीज ज्यादा होता है। तो ऐसे एरियाज के अंदर गोइटर को कंट्रोल करने के लिए सरकार के द्वारा 1963 के अंदर नेशनल गोइटर कंट्रोल प्रोग्राम बनाया गया। फिर उसके बाद इसी प्रोग्राम को 1989 के अंदर, यानी कि लगभग 25 साल बाद इसके नाम को चेंज किया गया, रीनेम किया गया। फिर इसे नेशनल आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर कंट्रोल प्रोग्राम के नाम से जाना लगा। सो टेक स्क्रीनशॉट फॉर योर रिवीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, transfer of frustration due to not meeting goals with another person or weaker subject is known as। जब किसी व्यक्ति के द्वारा उसके द्वारा निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा पाता है, तो ऐसे समय में उसे फ्रस्ट्रेशन होती है, गुस्सा आता है और वो इस गुस्से को अपने से किसी कमजोर व्यक्ति या वस्तु पर निकालता है। इस चीज को आप किस नाम से जानते हैं? बेसिकली ये एक डिफेंस मैकेनिज्म का क्वेश्चन है, प्रीवियस एग्जाम में पूछा भी गया है। इसे आप प्रोजेक्शन कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट कहेंगे, रिग्रेशन कहेंगे या रैशनलाइजेशन कहेंगे। यस, एग्जैक्टली, आप बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर। इस प्रकार की डिफेंस मैकेनिज्म डिस्प्लेसमेंट के नाम से जानी जाती है। जब आप किसी लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाते तो आप अपने इस गुस्से या फ्रस्ट्रेशन को अपने से किसी कमजोर व्यक्ति या वस्तु पर निकालते हैं, ये डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। जैसे कि मान लीजिए किसी व्यक्ति ने ऑफिस में निर्धारित टारगेट को पूरा नहीं किया और इसके कारण उसे गुस्सा आया, उसके बॉस ने उसे डांटा भी और घर आकर इस फेल्ड पर्सन ने इस गुस्से को अपने वाइफ को डांट कर या उसे मारकर या बच्चों को पीटकर निकाला, तो ये डिस्प्लेसमेंट का सिंपल सटीक उदाहरण माना जाएगा। होपफुली आप इसे भूलेंगे नहीं। और यहां पर
प्रोजेक्शन, रिग्रेशन, रैशनलाइजेशन, जो रिमेनिंग 3 ऑप्शन है, ये सभी डिफेंस मैकेनिज्म के एग्जांपल्स हैं और इन्हें हम आगे आने वाले क्वेश्चंस में या वीडियोस में डिटेल से डिस्कस करेंगे। सो याद रखिएगा, ऑप्शन बी, डिप्लेसमेंट इज अ ट्रांसफर ऑफ फ्रस्ट्रेशन ड्यू टू नॉट मीटिंग गोल्स विथ अनदर पर्सन और वीकर सब्जेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैरिंजियल एयरवे लोकेशन। आपका जो लैरिंजियल एयरवे है, इसकी लोकेशन क्या होती है, ये आपको बताना है। सुप्राग्लॉटिक, ग्लोटाइटिस, एंडोट्रेकियल, इन्फॉर्मेटिस। लैरिंजियल एयरवे किस जगह पाया जाता है, किस रीजन में पाया जाता है? यस, ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर। जो ग्लॉटिस का ऊपर वाला हिस्सा होता है, उसी के पास लैरिंजियल एयरवे लोकेटेड रहता है। तो लैरिंजियल एयरवे की यदि लोकेशन आपसे पूछी जाए तो आप बताएंगे सुप्राग्लॉटिक। ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following drugs is used together with another anesthetic agent? सर्जरी से पहले पेशेंट को बेहोश करने के लिए एनेस्थीसिया दिया जाता है। इस एनेस्थीसिया एजेंट के साथ इन चारों ऑप्शंस में से कौन सी मेडिसिन दी जाती है ताकि इस एनेस्थेटिक एजेंट का इफेक्ट बढ़िया हो सके, ज्यादा देर तक आ सके? एट्रोपिन, फेंटाइल, फिनेंटोइन, फिनोबार्बिटॉन। एनेस्थेटिक एजेंट के साथ इनमें से कौन सी ड्रग दी जा सकती है? यस, आपका आंसर बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी, फेनेंटाइन। आइए, यहां पर जो ये 4 मेडिसिन दी गई हैं, चारों काफी इंपॉर्टेंट है। आइए इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जान लें। फेनेंटोइन और फिनोबार्बिटॉन ये दोनों ही एंटी सीजर मेडिसिन है। दीज आर द एंटी सीजर मेडिसिन। इनका इस्तेमाल हम एपिलेप्सी के ट्रीटमेंट में करते हैं। एपिलेप्सी यानी मिर्गी, जब किसी व्यक्ति को लगातार कुछ कुछ समय के अंतराल में सीजर्स आ रहे होते हैं, कन्वर्जन्स आ रहे होते हैं, दौरे पड़ रहे होते हैं, तो इस पर्टिकुलर कंडीशन को हम एपिलेप्सी के नाम से जानते हैं और उसके ट्रीटमेंट में फिनोबार्बिटॉन मुख्य रूप से इस्तेमाल की जाती है और वही फेनेंटोइन जो है सीजर एपिसोड्स को रोकने के लिए इफेक्टिव मानी जाती है। अब हम बात करते हैं एट्रोपिन और फेंटानाइल ड्रग की। आइए इससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस कर लें। सबसे पहले एट्रोपिन, यहां से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आप इसे स्टार मार्क कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। एट्रोपिन जो है एक ट्रोपेन एल्केलॉइड है, इसके बारे में लिखिएगा, इट इज अ ट्रोपेन एल्केलॉइड and also work as anticholinergic medicine. Anticholinergic medicine, ये एंटीकोलिनर्जिक मेडिसिन की तरह काम करती है और ये एक ट्रोपेन एल्केलॉइड भी है।
अब इसके यूज की बात करते हैं। एट्रोपिन ड्रग का इस्तेमाल हम नर्व एजेंट पॉइजनिंग, नर्व एजेंट पॉइजनिंग, उसके बाद पेस्टिसाइड पॉइजनिंग, और स्लो हार्ट डिसऑर्डर और रिड्यूस टू रिड्यूस बॉडी सिक्रीशंस बिफोर सर्जरी। देखिएगा, जब भी किसी क्लाइंट को आप नर्व एजेंट की कोई पॉइजनिंग हो जाए तो उसके ट्रीटमेंट के लिए एंटीडोट के रूप में एट्रोपिन दे सकते हैं, एट्रोपिन सल्फेट दे सकते हैं। इसके अलावा जो पेस्टिसाइड्स होते हैं, यानी कि खेतों में फसलों को कीड़ों से बचाने के लिए जो दवा इस्तेमाल की जाती है उन्हें आप पेस्टिसाइड कहते हैं। इस दवा के छिड़काव के समय मान लीजिए किसी किसान को इससे पॉइजनिंग हो गई, अचानक वो बेहोश हो गया, उसे अगर हॉस्पिटल में लाया जाता है तो पेस्टिसाइड की पॉइजनिंग के ट्रीटमेंट में हम एट्रोपिन का इस्तेमाल करते हैं। स्पेसिफिकली यदि आप लिखना चाहें तो यहां नोट कर लीजिएगा, ऑर्गेनो फॉस्फोरस। ऑर्गेनोफॉस्फोरस इज अ पेस्टिसाइड और इसकी टॉक्सिसिटी होने पर ट्रीटमेंट के रूप में एट्रोपिन सल्फेट दिया जा सकता है। अगर मान लीजिए किसी क्लाइंट के अंदर स्लो हार्ट रेट है, यानी ब्रेडिकार्डिया है, हार्ट रेट बहुत कम है, हार्ट रेट को यदि आप बढ़ाना हो तो उस सिचुएशन में भी आप एट्रोपिन दे सकते हैं। स्लो हार्ट डिजीज ट्रीटमेंट, इट इंक्रीज हार्ट रेट, ये हार्ट रेट को बढ़ा देती है। इसके बाद ये मेडिसिन सर्जरी से पहले पेशेंट्स में एडमिनिस्टर की जाती है ताकि उसकी बॉडी में जो सिक्रीशंस हैं वो कम से कम हो, जैसे कि सलाइवा आदि का सिक्रीशन सर्जरी के समय ना हो। अगर सर्जरी के दौरान एक्सेसिव सलाइवा सिक्रीशन होता है तो इस सलाइवा के पेशेंट के लंग्स तक पहुंचने की संभावना रहती है, यानी कि पेशेंट में एस्पायरेशन हो सकता है और इसके कारण पर्सन की डेथ तक हो सकती है। तो पेशेंट में सर्जरी के दौरान एस्पायरेशन के रिस्क को कम करने के लिए सर्जरी से पहले एट्रोपिन दिया जाता है। होपफुली दिस इज क्लियर। ये चारों ही पॉइंट प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं, इंपॉर्टेंट हैं। आप चाहें तो साथ ही साथ नोट्स बनाएं या फिर इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लें आपके रिवीजन के लिए। इसके बाद हम बात करते हैं इस क्वेश्चन के आंसर में जो मेडिसिन हमने लिखी है उसके बारे में। हेडिंग डालिएगा फेंटाइल फेंटेनाइल ड्रग क्या है, पहले तो इसकी बात करते हैं। ये एक पोटेंट सिंथेटिक ओपियोइड मेडिसिन है। नोट कीजिएगा, पोटेंट यानी बहुत ही पावरफुल, सिंथेटिक यानी कि हमने इसे तैयार किया है, लैब में इसे बनाया गया है, नेचुरल नहीं है। और ओपियोइड का मतलब होता है सिंपली नशीली, जैसे कि मॉर्फिन आते हैं, ओपियोइड मॉर्फिन आप सभी जानते हैं पेन किलर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, वो ओपियोइड ग्रुप से बिलोंग करता है। तो फेंटानिल जो है एक पोटेंट सिंथेटिक ओपियोइड मेडिसिन है और इसका इस्तेमाल हम पेन मैनेजमेंट में करते हैं। यानी कि अगर किसी क्लाइंट को बहुत ज्यादा पेन हो रहा हो तो इसके पेन को कम करने के लिए हम फेंटानिल ड्रग यूज करते हैं। इसके अलावा अगर इस मेडिसिन को एनेस्थीसिया के साथ दिया जाए तो ये उस एनेस्थीसिया की जो पावर है, इफेक्टिवनेस है, उसे बढ़ा देता है। नोट कर लीजिएगा, इफ फेंटाइल ड्रग given
with anesthetic agent, it increases its effectiveness। यानी कि फेंटानिल जो ड्रग है, इसे अगर आप एनेस्थेटिक एजेंट के साथ देंगे तो ये उस एनेस्थेटिक एजेंट की पावर को, पोटेंसी को, इफेक्टिवनेस को, ड्यूरेशन को बढ़ा देता है। तो ये यहां से पॉइंट इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ बर्न पेशेंट फ्लूइड लॉस अकर्स ड्यू टू। किसी बर्न के पेशेंट में फ्लूइड लॉस होने का क्या कारण है? अगर कोई व्यक्ति जल जाता है तो उसमें ज्यादा फ्लूइड लॉस क्यों होता है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए, ड्यू टू इंक्रीज कैपिलरी परमिएबिलिटी। ऑप्शन बी, ड्यू टू increase tissue perfusion. Option C, due to paralytic ileus and vomiting. Option D, nasogastric drainage. बर्न पेशेंट में नेसोगैस्ट्रिक ड्रेनेज लगाया जाए और इसे कितना किया जाए ये हमारे हाथ में है। ये फ्लूइड लॉस का कारण नहीं है। पैरालाइटिक इलियस का मतलब होता है इंटेस्टाइन का पैरालाइसिस। अगर बर्न हुआ है तो इंटेस्टाइन में पैरालाइसिस और वॉमिटिंग देखने को मिले तुरंत, या फिर इसके कारण फ्लूइड लॉस ज्यादा होता हो, ऐसा निश्चित नहीं है। ऑप्शन बी कहता है इंक्रीज टिश्यू परफ्यूजन। टिश्यू परफ्यूजन का मतलब है किसी टिश्यू में पर्याप्त मात्रा में यदि ब्लड सप्लाई पहुंच रही है, इससे उसे पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन मिल रहे हैं। अगर टिश्यू तक पर्याप्त मात्रा में परफ्यूजन होगा तो इसका मतलब है कि क्लाइंट में फ्लूइड लॉस है ही नहीं, उसके शरीर में जितना फ्लूइड होना चाहिए था उतना है। तो ऑप्शन बी भी सही नहीं माना जाएगा। अब हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है, ऑप्शन ए, और यही बिल्कुल सही आंसर भी है। मान लीजिए ये आपकी कोई ब्लड वेसल है, स्मॉल ब्लड वेसल है, इसे आप कैपिलरी के नाम से जानते हैं। इस कैपिलरी के अंदर लगातार ब्लड जो है फ्लो होता रहता है। इस कैपिलरी के एक सिरे के अंदर तो एरोटा जुड़ी रहती है और इस कैपिलरी का दूसरा जो सिरा है वो वेन्स के द्वारा जुड़ा रहता है। यहां पर तो होती है आर्टरीज और ये होती है वेन्स। आर्टरी और वेन को जो आपस में ब्लड वेसल जोड़ती है उसे हम कैपिलरी के नाम से जानते हैं। जैसे ही किसी क्लाइंट के अंदर बर्न होता है, बर्न होने के बाद इस क्लाइंट की जो ये कैपिलरीज हैं, इनके जो पोर्स होते हैं उनके अंदर एबनॉर्मल वाइडनिंग देखने को मिलती है, जिसके कारण इनकी परमिएबिलिटी बढ़ जाती है। एक बार फिर से देखिएगा, कैपिलरी एक ब्लड वेसल है और इस ब्लड वेसल की जो दीवारें होती हैं, ये सेलेक्टिवली परमिएबल होती हैं, यानी वो चाहे जिसे अंदर आने दें, चाहे जिसे बाहर जाने दें, चाहे जिसे रोक लें, ये सब इनके हाथ में होता है। लेकिन बर्न के बाद इन कैपिलरी की जो परमिएबिलिटी है, पारगम्यता है, किसी भी सब्सटेंस के अंदर और बाहर जाने की जो प्रोसेसिंग है वो बढ़ जाती है। इसके कारण जो कैपिलरीज के अंदर फ्लूइड मौजूद है ज्यादा मात्रा में बाहर भागने लगता है और इससे फ्लूइड लॉस ज्यादा देखने को मिलता है। तो याद रखिएगा, बर्न के बाद कैपिलरी परमिएबिलिटी बढ़ जाती है जिसके कारण फ्लूइड लॉस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, who coined the term schizophrenia? Very important question,
प्रीवियस एग्जाम में इसे कई बार पूछा गया है। सिजोफ्रेनिया शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले किसके द्वारा किया गया? क्रेपलिन, सैंडर, ब्यूलर, मायर ग्रॉस। यस, आप बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर। ब्यूलर ने सिजोफ्रेनिया शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले किया था। आइए इनसे जुड़ी कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस कर लें। ब्यूलर का पूरा नाम है यूगन ब्यूलर। इन्होंने ही सबसे पहले सिजोफ्रेनिया शब्द दिया था या इसका इस्तेमाल किया था। यूगन ब्यूलर ने ही सिजोफ्रेनिया को एक सिंगल डिजीज नहीं बल्कि कई डिजीजेस का एक समूह बोला था, यानी डिसऑर्डर बोला था। डिसऑर्डर का मतलब होता है सिंपली ग्रुप ऑफ डिजीजेस, यानी कि किसी व्यक्ति के अंदर जब खूब सारे डिजीजेस एक साथ मौजूद हो तो इन सभी को मिलाकर हम डिसऑर्डर कहते हैं। अगर एक कंडीशन है तो वो डिजीज कहलाएगी, कई सारी एबनॉर्मल कंडीशंस हैं तो उसे हम कई सारे डिजीज वाली सिंड्रोम कंडीशन कह सकते हैं, डिसऑर्डर कंडीशन कह सकते हैं। इसके बाद यहां पर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, यूगन ब्यूलर के द्वारा सिजोफ्रेनिया के जो सिम्टम्स हैं उनको बताया गया था और उन्होंने कहा था कि किसी भी सिजोफ्रेनिया पेशेंट के अंदर 4A सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। किसी भी सिजोफ्रेनिया के पेशेंट के अंदर 4A सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, जिनमें सबसे पहला था एसोसिएशन, या इसे आप लूजनिंग ऑफ एसोसिएशन लिख लीजिएगा, और फिर आता है अफेक्ट, फिर आता है एम्बिवेलेंस और फाइनली आता है ऑटिज्म। एसोसिएशन, अफेक्ट, एम्बिवेलेंस, ऑटिज्म, ये 4A सिम्टम्स हैं जो कि किसी भी सिजोफ्रेनिया पेशेंट में देखने को मिलेंगे और प्रीवियस एग्जाम में इनके बारे में पूछा भी गया है। इसके अलावा आपसे अपकमिंग एग्जाम्स में पूछा जा सकता है कि यूगन ब्यूलर ने जो ये 4A सिम्टम्स दिए थे वो इनकी किस बुक के अंदर लिखे गए हैं। तो आप बताइएगा, यूगन ब्यूलर ने सिजोफ्रेनिया के ऊपर एक किताब लिखी थी, इस किताब या बुक का नाम है डिमेंशिया प्रीकॉक्स और द ग्रुप ऑफ सिजोफ्रेनियाज। वापस से एक बार देखिएगा, डिमेंशिया प्रीकॉक्स और the group of schizophrenias. Take screenshot for your revision. Next question. Knee joint is an example of the following joint. आपके जो घुटनों का जॉइंट है, नी जॉइंट है, वो किस प्रकार के जॉइंट का एग्जाम्पल है? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, हिंज जॉइंट, पाइवोट जॉइंट, सैडल जॉइंट। The right answer is option B, हिंज जॉइंट। याद रखिएगा, हमारी बॉडी में हिंज जॉइंट ऐसा जॉइंट है जिसमें एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट संभव हो पाती है। और अगर इसके एग्जाम्पल की बात की जाए तो इसके अंदर एल्बो जॉइंट, नी जॉइंट और एंकल जॉइंट को इंक्लूड किया जाता है। याद रखिएगा, एल्बो जॉइंट, नी जॉइंट और एंकल जॉइंट, इन तीनों के अंदर हिंज जॉइंट पाया जाता है और इनके अंदर एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट संभव है। ऑप्शन ए के अंदर बताया गया है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट,
ये हमारे शरीर का मोस्ट मोबाइल टाइप का जॉइंट क्लासिफिकेशन माना जाता है। और इसके एग्जाम्पल की बात की जाए तो हिप जॉइंट और शोल्डर जॉइंट लिख सकते हैं आप। हिप जॉइंट एंड शोल्डर जॉइंट बोथ आर द एग्जाम्पल ऑफ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। नेक्स्ट नोट करिएगा पाइवोइड जॉइंट। पाइवोइड जॉइंट का एग्जाम्पल है एटलेंटो एक्सियल जॉइंट। एटलेंटो एक्सियल जॉइंट। आपकी जो ये वर्टिब्रे कॉलम की शुरुआत होती है, इसके जो दो पहले वर्टिब्रास हैं इनके अंदर पाइवोइड जॉइंट पाया जाता है। एक बार फिर से देखिएगा, जो पाइवोइड जॉइंट होता है इसमें एक राउंड सरफेस होती है जो कि रिंग लाइक स्ट्रक्चर में मूव करती रहती है, और ये आपके एटलेंटो एक्सियल जॉइंट में देखा जाता है। इसके अलावा आप चाहें तो प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल रेडियो अल्नर जॉइंट भी लिख सकते हैं। यहां पर भी पाइवोइड जॉइंट ही देखने को मिलता है। प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल रेडियो अल्नार जॉइंट, यानी आपकी जो रेडिया और अल्ना बोन है, इन बोन के बीच में प्रॉक्सिमल साइड और डिस्टल साइड पर जो जॉइंट पाया जाता है वो पाइवोइड जॉइंट का ही एग्जाम्पल है। आपके हाथ में रेडियस और अल्ना बोन है, इन बोन के प्रॉक्सिमल और डिस्टल एरिया में जो जॉइंट पाया जाता है उसे हम पाइवोइड जॉइंट के नाम से जानते हैं। इसके बाद आखिरी लिख लीजिए सैडल जॉइंट। सैडल जॉइंट के एग्जाम्पल की यदि बात की जाए तो इसमें मेटाकार्पोफैलेंजियल जॉइंट इंक्लूड कर सकते हैं। मेटाकार्पोफैलेंजियल जॉइंट, या फिर एक और लिख लें इसके साथ ही मेटाटार्सोफैलेंजियल जॉइंट। मेटाटार्सोफैलेंजियल जॉइंट, मेटाटार्सोफैरेंजियल जॉइंट, मेटाकार्पोफैलेंजियल जॉइंट। आपके हाथों में जो मेटाकार्पल और फैलेंजियल बोन्स हैं, कार्पल और फैलेंजियल बोन्स हैं, इनके बीच में जो जॉइंट पाया जाता है वो सैडल जॉइंट का उदाहरण है। टेक स्क्रीनशॉट फॉर योर रिवीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट कॉमन पोस्ट ऑपरेटिव साइकाइट्रिक कंडीशन इज। ऑपरेशन के बाद सबसे ज्यादा होने वाली साइकाइट्रिक कंडीशन कौन सी है? डिप्रेशन, सिजोफ्रेनिया, मेनिया, डेलीरियम। The right answer is option D, delirium. सर्जरीज के बाद डेलीरियम कंडीशन सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। डेलीरियम को याद रखने के लिए आप सिंपली याद रखें कि व्यक्ति कंफ्यूज्ड होता है, वो अपनी फुल कॉन्शियसनेस का उपयोग नहीं कर पाता, यानी कि कंफ्यूजन की जो स्टेट है उसे ही हम डेलीरियम के नाम से जानते हैं, और ये पोस्ट ऑपरेटिव सबसे ज्यादा होने वाली साइकाइट्रिक कंडीशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तार्दीव डिस्काइनेशिया इज अ। तार्दीव डिस्काइनेशिया क्या है ये आपको बताना है। साइड इफेक्ट ऑफ एंटीसाइकोटिक्स, कॉज ऑफ डिमेंशिया, साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर,
cause of mania. The right answer is option A. It is a side effect of antipsychotic medicine. तारदेव डिस्काइनेशिया से प्रीवियस एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। आइए इसके बारे में दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट कर लें। तारदेव डिस्काइनेशिया seen in patient who taking antipsychotic medicines from long time. Seen in patient who taking antipsychotic medicine from long time. तारदेव डिस्काइनेशिया एक ऐसी फाइंडिंग है जो कि उन लोगों में देखने को मिलती है जो कि लंबे समय से किसी साइकोटिक डिजीज के ट्रीटमेंट की दवा यानी कि एंटी साइकोटिक ड्रग ले रहे हो। तो हम कह सकते हैं कि एंटी साइकोटिक मेडिसिन का साइड इफेक्ट है तारदेव डिस्काइनेशिया। अब बात करते हैं ये तारदेव डिस्काइनेशिया होता क्या है। इट इज मूवमेंट डिसऑर्डर। तारदेव डिस्काइनेशिया से सफरिंग व्यक्ति अपने शरीर के किसी हिस्से को लगातार मूव करता रहता है बिना इसकी इच्छा या कॉन्शियसनेस के। तो हम कह सकते हैं कि बॉडी में यदि कोई एबनॉर्मल अनइसेंशियल मूवमेंट लगातार होती रहती है इनवॉलंटरली तो ये कंडीशन तारदेव डिस्काइनेशिया है। इस वर्ड को हाईलाइट कर लीजिएगा। तारदेव डिस्काइनेशिया एक मूवमेंट डिसऑर्डर है जिसमें शरीर का कोई एक हिस्सा व्यक्ति द्वारा लगातार मूव करवाया जाता है। इट इज अ मूवमेंट डिसऑर्डर। अब बात करते हैं कि इसमें हमारे शरीर का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। तो आप लिख लीजिएगा जॉ प्रभावित हो सकते हैं यानी जबड़े, लिप्स हो सकते हैं। आपने एक्वेरियम के अंदर मौजूद फिश देखी है, मछली। मछली अपने होठों को लगातार ऊपर नीचे बाहर की तरफ मूव करती रहती है, लगातार हिलाती रहती है। इस तरह से तारदेव डिस्काइनेशिया के पेशेंट भी जिनमें लिप्स एरिया में एबनॉर्मल मूवमेंट आई होती है वो अपने होठों को बार बार मछली की तरह मूव करते रहते हैं। तो इस चीज को भूलिएगा मत। लिप्स एबनॉर्मल मूवमेंट लाइक फिश और टंग भी इनके अंदर कई बार प्रभावित होती है, उसमें भी एबनॉर्मल मूवमेंट देखने को मिलती है। तो जॉ हो गया, लिप्स हो गया, टंग हो गया, ये एरिया मुख्य रूप से यहां प्रभावित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेल्यूशन इज अ डिसऑर्डर ऑफ। डेल्यूशन के बारे में हमने प्रीवियस क्लास में आपको बताया था कि इट इज अ फिक्स्ड फॉल्स अनशेकेबल बिलीफ। अब आपको यहां बताना है कि डेल्यूशन डिसऑर्डर किस चीज से संबंधित है। क्या ये परसेप्शन का डिसऑर्डर है, थॉट का डिसऑर्डर है, ओरिएंटेशन का डिसऑर्डर है, मेमोरी का डिसऑर्डर है। Option B is correct here. It is a thought disorder.
व्यक्ति अपने विचारों में किसी चीज को यदि एक बार मान ले, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो, वो उसे बदलता नहीं है। उसके द्वारा ये जो फिक्स बिलीफ है, फॉल्स बिलीफ है, जिसे हम बदल नहीं सकते, डेल्यूशन कहलाता है। तो किसी भी व्यक्ति के फिक्स्ड फॉल्स अनशेकेबल बिलीफ को ही हम डेल्यूशन कहते हैं, और ये उसके थॉट्स का डिसऑर्डर है, उसके विचारों से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेड करंट जेली स्टूल इज सीन इन। अगर किसी व्यक्ति का स्टूल रेड करंट जेली लाइक है, तो इस फाइंडिंग के बिहाफ पर किस कंडीशन के होने को हम बता सकते हैं? वॉल्व्युलस, इंटुसप्शन, माल एब्जॉर्प्शन, मैकल्स डाइवर्टिकुलम। The right answer is option B, इंटुसेप्शन। इंटुसप्शन कंडीशन होने पर जो स्टूल है रेड करंट जेली लाइक हो जाता है। आइए इसके बारे में जान लें, इंटुसप्शन कंडीशन एग्जैक्टली होती क्या है। इंटुसप्शन is a serious condition in which part of intestine slides into adjacent part of the intestine। जैसे कि मान लीजिए ये नॉर्मल इंटेस्टाइन है, अब किसी पर्सन के अंदर इंटेस्टाइन का एक हिस्सा इस प्रकार से अंदर की तरफ मुड़ जाता है। तो इंटेस्टाइन का एक हिस्सा इंटेस्टाइन के दूसरे हिस्से के अंदर जब धस जाता है, घुस जाता है, फोल्ड हो जाता है, तो इस कंडीशन को हम इंटुसेप्शन कंडीशन के नाम से जानते हैं। आपने टेलीस्कोप देखा होगा, टेलीस्कोप के द्वारा हम, हमारे जो साइंटिस्ट हैं, वो दूसरे ग्रहों को देखते हैं, चांद तारों और आसमान को देखते हैं। तो ये जो टेलीस्कोप होता है, ये देखने में इस प्रकार से बनी एक लंबी स्ट्रक्चर होती है, जिसके द्वारा हम दूर की चीजों को क्लियरली देख पाते हैं। जब इस टेलीस्कोप को यूज करना होता है हमें, तो हम इसे ओपन कर लेते हैं, और जब इसका यूज खत्म हो जाता है तो फिर हम इसे फोल्ड करते हैं। जब इसे फोल्ड किया जाता है तो ये टेलीस्कोप एक के ऊपर इस प्रकार से एक शिफ्ट हो जाता है और एक छोटी सी कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर के रूप में रिड्यूस हो जाता है। तो यहां पर हम इस इंटुसप्शन कंडीशन में जो इंटेस्टाइन एक के ऊपर एक स्लाइड हुई थी, उसे टेलीस्कोप की से कंपेयर कर सकते हैं। टेलीस्कोप को भी हम जब फोल्ड करते हैं तो ये एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है। इसमें स्ट्रक्चर एक के ऊपर एक स्लाइड होती है, जैसे कि इंटरसेप्शन कंडीशन में इंटेस्टाइन हो रही है। इसी कारण इंटरसेप्शन कंडीशन को टेलीस्कोपिंग ऑफ इंटेस्टाइन के नाम से जाना जाता है, और इसमें रेड करंट जेली लाइक स्टूल देखने को मिलता है। अब अगर इंटेस्टाइन खाली टेलीस्कोप होती तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन जब ये इंटेस्टाइन एक के ऊपर एक शिफ्ट हो जाती है, स्लाइड हो जाती है, तो वहां पर प्रेशर जनरेट होता है, और इस प्रेशर के कारण जो ब्लड सप्लाई है वो आगे वाले हिस्से तक नहीं पहुंच पाती। और आप इस बात को बहुत ही अच्छी तरह से समझते हैं कि अगर किसी पार्ट तक प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं पहुंची तो वहां की सेल्स डेड होने लगेंगी, उनमें इस्चीमिया हो जाएगा, और वहां फिर नेक्रोसिस हो सकता है, सड़न हो सकती है, इन्फेक्शन हो सकता है। तो याद रखिएगा, इंटरसेप्शन एक कंडीशन है जिसमें इंटेस्टाइन एक के ऊपर एक स्लाइड हो जाती है लाइक टेलीस्कोप, और इसके कारण
ब्लड सप्लाई, फूड सप्लाई ऑब्स्ट्रक्ट होती है और पर्सन में सीवियर इंफेक्शन, नेक्रोसिस आदि हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैमोफोबिया मीन्स, गैमोफोबिया क्या है? ऑप्शन ए फियर ऑफ साउंड, ऑप्शन बी फियर ऑफ मैरिज, ऑप्शन सी फियर ऑफ सोशल आइसोलेशन, ऑप्शन डी फियर ऑफ स्पीड। The right answer is option B। अगर किसी व्यक्ति को शादी से डर लगता है तो ये कंडीशन फियर ऑफ मैरिज गैमोफोबिया कहलाएगा। मैरिज से डर लगना एक नॉर्मल फिनोमिना है, ये सबके साथ होता है, लेकिन अगर किसी व्यक्ति को एक्सेसिव इररेशनल फियर हो मैरिज से, तो फिर आप इसे गैमोफोबिया के नाम से जानते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि एग्जैक्टली फोबिया होता क्या है, तो आप बताएंगे इट इज परसिस्टेंट इररेशनल फियर फ्रॉम समथिंग। नोट करिएगा, फोबिया परसिस्टेंट यानी लगातार, इररेशनल यानी बिना किसी कारण के, बिना किसी वैलिड रीजन के किसी चीज से डर लगना। अगर किसी व्यक्ति को बिना किसी कारण के किसी चीज से डर लगता है तो ये कंडीशन फोबिया कहलाती है। इस डेफिनेशन को भी प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया है। इसके एग्जाम्पल की यदि हम बात करते हैं, मान लीजिए किसी बड़ी बिल्डिंग के अंदर कोई लिफ्ट लगी है और इस लिफ्ट से रोज सैकड़ों आदमी ऊपर नीचे आते जाते हैं, लेकिन ऐसा कोई पर्सन जिसे क्लॉस्ट्रोफोबिया है, वो बंद जगह पर जाने से डरता है, तो क्या वो उस लिफ्ट में जा पाएगा? अगर वो सोच भी ले कि उसे लिफ्ट से ऊपर जाना है, तो इतना सोचते ही उसके हाथ पांव फूल जाएंगे, उसे सीवियर स्वेटिंग होगी, उसे पाल्पिटेशन होने लगेगा, इतना डर लगेगा उसे कि लगेगा कि अब वो डेड कर जाएगा। तो लिफ्ट से जाने भर के बारे में सोचने से उसे इररेशनल फियर लग रहा है, तो ये फोबिया का पेशेंट है। यहां पर गैमोफोबिया के बारे में आपने जान लिया, फियर ऑफ मैरिज। अब यदि आपसे पूछ लिया जाए कि किसी क्लाइंट को साउंड से डर लगता है तो ये कौन सा फोबिया होगा, तो आप इसे फोनोफोबिया नाम दे सकते हैं। इट इज कॉल्ड फोनोफोबिया, या फिर आप इसे लिगायरोफोबिया भी कह सकते हैं। लिगायरोफोबिया, फोनोफोबिया या लिगायरोफोबिया इज अ फियर ऑफ साउंड। नेक्स्ट आता है फियर ऑफ सोशल आइसोलेशन। फियर ऑफ सोशल आइसोलेशन यानी समाज से निकाल दिए जाने का डर, इसे आप मोनोफोबिया या आइसोलोफोबिया भी कह सकते हैं। मोनोफोबिया और आइसोलोफोबिया। और आखिरी में आपका बचता है फियर ऑफ स्पीड, यानी स्पीड से इररेशनल फियर होना। अगर कोई व्यक्ति बाइक को 150-200 की स्पीड पर चला रहा है तो पीछे बैठे व्यक्ति को डर लगेगा, ये स्वाभाविक बात है, ये एबनॉर्मेलिटी नहीं है। लेकिन अगर कोई पर्सन बाइक पे बैठा है और बाइक की स्पीड सिर्फ 20-30 पर है, फिर भी उसे बहुत ज्यादा डर लगता है, तो ये इररेशनल फियर है स्पीड से
और इसे हम टैकोफोबिया के नाम से जानते हैं। इट इज कॉल्ड टैकोफोबिया। टैकोफोबिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एनीमिया इन प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के दौरान सबसे ज्यादा कौन सा एनीमिया होता है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, ऑप्शन बी मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, ऑप्शन सी पर्नीशियस एनीमिया, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। The right answer is option A, iron deficiency anemia. प्रेग्नेंट वुमेन, टोटल प्रेग्नेंट वुमेन में से 25 से 30% वुमेन में आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होता है। यानी कि मान लीजिए अगर 100 वुमेन प्रेग्नेंट हुई थी और उनमें से अगर 10 वुमेन को एनीमिया हुआ तो इन 10 वुमेन में से 3 वुमेन्स को आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होगा। यानी सबसे ज्यादा होने वाला एनीमिया टाइप आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है। एनीमिया के बारे में आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि एनीमिया वह कंडीशन है जिसमें शरीर के अंदर आरबीसी की मात्रा नॉर्मल से कम होती है, जिसके कारण जो हीमोग्लोबिन है वो भी कम होता है और बॉडी के अंदर ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट जो है धीमा हो जाता है। एक बार फिर से देखिएगा, जब हमारे शरीर के अंदर आरबीसी पर्याप्त मात्रा में नहीं होती तो इन आरबीसीज के ऊपर पाए जाने वाले हीमोग्लोबिन भी कम होंगे और इन हीमोग्लोबिन का काम होता है कि हमारी बॉडी में ऑक्सीजन को एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंचाया जाए। तो अगर आरबीसी नहीं है तो हीमोग्लोबिन नहीं होगा, हीमोग्लोबिन नहीं होगा तो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कौन करेगा, और ऑक्सीजन प्रॉपर ट्रांसपोर्ट नहीं होगी तो ये कंडीशन एनीमिया कहलाएगी। और इसमें पर्सन जो है, सफरिंग पर्सन जो है, थोड़ी बहुत भी फिजिकल एक्टिविटी करेगा तो उसकी जो ऑक्सीजन डिमांड है वो पूरी नहीं हो पाएगी और पेशेंट में एबनॉर्मल सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। होपफुली दिस इज क्लियर। अब बात कर लेते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया ही सबसे ज्यादा क्यों होता है। मान लीजिए ये कोई एक नॉर्मल वुमेन है जिसके अंदर प्लाज्मा, आरबीसी, आयरन, ये तीनों ही चीजें एक निश्चित रेशो के अंदर हैं, एक निश्चित अनुपात के अंदर हैं। अब मान लीजिए कुछ समय बाद ये जो वुमेन है ये प्रेग्नेंट हो जाती है और इस प्रेगनेंसी पीरियड के अंदर जो वुमेन के अंदर प्लाज्मा था, जैसे मान लीजिए ये मैं प्लाज्मा ड्रॉ कर रहा हूं, इस कलर से ड्रॉ कर देता हूं। मान लीजिए इस वुमेन के अंदर अब जो ये प्लाज्मा कंटेंट था प्रेगनेंसी के कारण वो बढ़ गया। प्रेगनेंसी के कारण जो प्लाज्मा है, जो लिक्विड पार्ट है, फ्लूइड पार्ट है, वो बढ़ जाता है। लेकिन इस लिक्विड पार्ट की तुलना में जो वुमेन के अंदर आरबीसी थी वो उतनी तेजी से नहीं बढ़ पाती क्योंकि यहां पर इतना आयरन नहीं लिया जा रहा जितना की आवश्यक था। मान लीजिए किसी वुमेन में प्रेगनेंसी के दौरान पर्याप्त मात्रा में आयरन नहीं लिया जाता तो उसकी आरबीसी का फॉर्मेशन नहीं होगा। लेकिन प्रेगनेंसी के दौरान प्लाज्मा का जो अनुपात है वो लगातार बढ़ रहा है और प्रेगनेंसी के दौरान प्लाज्मा के इस बढ़ते हुए अनुपात के अनुसार आरबीसी की आवश्यकता है और इस अनुपात में आरबीसी को बनाने के लिए जितना एक नॉर्मल वुमेन प्रेगनेंसी से पहले आयरन ले रही थी उससे लगभग 2 गुना आयरन उसे प्रेगनेंसी के दौरान चाहिए होता है,
ताकि इस आयरन के द्वारा पर्याप्त मात्रा में आरबीसी का निर्माण किया जा सके। अब प्रेगनेंसी के दौरान आयरन की टैबलेट्स दी जाती हैं और पर्याप्त मात्रा में इस लेडी ने यदि आयरन लेना शुरू कर दिया, अपना ख्याल रखा, तो इस वुमेन के अंदर आरबीसी भी पर्याप्त मात्रा में प्लाज्मा के अनुपात में बनेंगी और एनीमिया नहीं होगा। लेकिन यदि प्लाज्मा तेजी से बढ़ रहा था और आयरन पहले जितना लेते थे उतना ही लिया गया, तो आरबीसी की संख्या प्रॉपर तरीके से बढ़ नहीं पाएगी और आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो जाएगा। याद रखिएगा, जब भी किसी क्लाइंट के अंदर एनीमिया कंडीशन होती है तो उसे आयरन, फॉलिक एसिड और विटामिन बी12 साथ में दिया जाता है ताकि आरबीसी का निर्माण हो सके और प्रॉपर आरबीसी का मैच्योरेशन हो सके। सो दिस इज क्लियर। Next question. What is the absolute contraindication of pertussis vaccine? किसी क्लाइंट में किस कंडीशन के होने पर आप पर्टुसिस का वैक्सीन नहीं लगा सकते? डायरिया होने पर, फीवर, माल न्यूट्रिशन, कन्वर्जन्स। The right answer is option D, convulsions. अगर किसी व्यक्ति को सीजर्स आ रहे हैं, कन्वर्जन्स आ रहे हैं, तो आप उसे पर्टुसिस वैक्सीन नहीं लगा सकते। आइए पर्टुसिस डिजीज से जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी पॉइंट्स को जान लेते हैं। हेडिंग लिखिएगा पर्टुसिस डिजीज। पर्टुसिस डिजीज को आप 100 डे कफिंग डिजीज के नाम से भी जानते हैं। 100 डे कफिंग डिजीज के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा आप इसे वुपिंग कफ के नाम से भी जानते हैं। पर्टुसिस डिजीज कह दीजिए, 100 डेज कफिंग डिजीज कह दीजिए, या फिर वुपिंग कफ डिजीज कह दीजिए, ये तीनों नाम एक ही डिजीज के हैं। अब ये जो डिजीज है ये एक हाईली कंटेजियस रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इंफेक्शन है। हाईली कंटेजियस respiratory disease that mostly affect infants। 1 साल से कम उम्र को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है पर्टुसिस डिजीज, और इस डिजीज के अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रभावित होता है और इस डिजीज के अंदर पर्सन को, बच्चे को लगातार कफिंग देखने को मिलती है। इतनी कफिंग आती है, इतना खांसता है बच्चा कि खांसते खांसते उसके रेस्पिरेटरी मसल्स रिलैक्स हो जाते हैं, वो सांस लेना ही भूल जाता है और इसी कारण बच्चे की डेथ भी हो जाती है। तो याद रखिएगा, it is a severe coughing disease and due to coughing the person forgot to take breath and dies। इसके अलावा नोट करिएगा इसके कॉज के बारे में। कॉज है इसका वॉर्शेला पर्टुसिस। ये बैक्टीरिया है, इट इज अ बैक्टीरियल डिजीज और इसे हम इजीली वैक्सीन द्वारा प्रिवेंट कर सकते हैं। यानी कि इस डिजीज को अगर समय पर वैक्सीन लगा दिया जाए, डीपीटी का जो वैक्सीन आता है, डिप्टीरिया पर्टुसिस टिटनेस का जो वैक्सीन आता है, उसे लगाकर हम इस पर्टुसिस डिजीज से प्रिवेंशन दे सकते हैं। यहां पर इस क्वेश्चन से संबंधित बात
कि किन कंडीशंस में ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड रहता है, तो नोट करिएगा कॉन्ट्रा इंडिकेशन, यानी कि अगर ये कंडीशंस हैं तो आप इस वैक्सीन को नहीं लगा सकते। सबसे पहले है हाइपर सेंसिटिविटी। अगर किसी व्यक्ति को इस वैक्सीन से हाइपर सेंसिटिविटी है या हो सकती है तो उसमें हम ये वैक्सीन नहीं लगाते। इसके अलावा यदि पर्सन शॉक के अंदर है, कोलैप्स की स्टेट में है, तो इसे आप पर्टुसिस वैक्सीन नहीं लगा सकते। इसके अलावा अगर बच्चा परसिस्टेंटली क्रीमिंग कर रहा है, लगातार रो रहा है, persistent screaming, तो भी आप इसे नहीं लगाते। हाई फीवर होने पर भी आप इस वैक्सीन को नहीं लगा सकते। इसके अलावा कन्वर्जन्स यदि हो रहे हैं, सीजर्स आ रहे हैं, दौरे पड़ रहे हैं, तब भी इस वैक्सीन को आप नहीं लगा सकते। कन्वर्जन्स या सीजर्स वाले पेशेंट में भी हम पर्टुसिस का वैक्सीन नहीं लगाते। टेक स्क्रीनशॉट फॉर योर रिवीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, in the definition of epidemiology, determinants generally include। एपिडीमियोलॉजी के डिटर्मिनेंट्स के रूप में किसे जाना जाता है, ये आपको बताना है। बहुत ही ध्यान से अपने आंसर को सेलेक्ट कीजिएगा। एपिडीमियोलॉजी के डिटर्मिनेंट सेलेक्ट करना है आपको। ऑप्शन ए होस्ट, ऑप्शन बी कॉजेज एंड रिस्क फैक्टर्स, ऑप्शन सी कंट्रोल मेजर्स, ऑप्शन डी सोर्सेस। The right answer is option B. It is causes and risk factor. कंफ्यूज हो गए आप? बिल्कुल, आपने जो आंसर सोचा था वो बेसिकली एपिडीमियोलॉजिकल ट्रायड का है। यहां पर आपसे डिटरमिनेंट्स पूछा गया था, इसीलिए मैंने इस पर जोर दिया था। आइए इसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि एपिडीमियोलॉजी होता क्या है। इसे एक लाइन में छोटी सी डेफिनेशन के रूप में नोट कर लीजिएगा। एपिडीमियोलॉजी, एपिडीमियोलॉजी क्या है? इट इज अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ स्प्रेड एंड प्रिवेंशन ऑफ डिजीज। कोई भी डिजीज किस प्रकार से फैलता है और हम इसे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, ये चीज एपिडीमियोलॉजी कहलाती है। साइंटिफिक स्टडी ऑफ स्प्रेड एंड कंट्रोल ऑफ डिजीज। किसी भी डिजीज की साइंटिफिक स्टडी जिसमें हम वो डिजीज कैसे फैलता है और कैसे हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं, ये चीज एपिडीमियोलॉजी कहलाती है। अब इस एपिडीमियोलॉजी के डिटरमिनेंट्स के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि इस क्वेश्चन में पूछा गया था। डिटरमिनेंट्स, और फिर हम बात करेंगे ट्रायड मॉडल की। एपिडीमियोलॉजी के डिटरमिनेंट्स के अंदर हम कॉज या एजेंट्स, कॉज और एजेंट,
रिस्क फैक्टर, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, इन तीन चीजों को इंक्लूड करते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि एपिडेमियोलॉजी के डिटरमिनेंट के अंदर किसे इंक्लूड किया जाता है, तो आप बताएंगे कॉज और एजेंट, रिस्क फैक्टर, मोड ऑफ ट्रांसमिशन। वहीं अगर आपसे पूछ लिया जाता कि एपिडेमियोलॉजी का ट्रायड मॉडल क्या है और इसमें किन चीजों को इंक्लूड किया जाता है, तो आप बताएंगे एपिडेमियोलॉजी का जो ट्रायड मॉडल होता है उसके अंदर सबसे पहले आता है एजेंट, फिर आता है होस्ट और फाइनली होता है एनवायरनमेंट। एजेंट, होस्ट और एनवायरनमेंट, ये तीन चीजें जब एक साथ किसी जगह पर मौजूद होती हैं तो उससे डिजीज होता है। यही बात एपिडेमियोलॉजी का ट्रायड मॉडल बताता है। तो हमें भी इस चीज को याद रखना है कि इस मॉडल में तीन चीजें हैं, पहले है एजेंट, फिर है होस्ट, उसके बाद में है एनवायरनमेंट। Take a screenshot for your revision. Next question. Cooley's anemia is caused by which reason? Cooley's anemia का क्या कारण होता है ये आपको बताना है। Deficiency of vitamin C, deficiency of vitamin B12, deficiency of beta chain of hemoglobin, deficiency of alpha chain. The right answer is option C, deficiency of beta chain of hemoglobin. अगर किसी क्लाइंट में जेनेटिक रीजंस के कारण जो हीमोग्लोबिन की बेटा चेन है वो सही तरह से नहीं बनी है या एब्सेंट है, तो ये कंडीशन कुलेज एनीमिया को करवाती है, कुलेज एनीमिया कहलाती है। Next question, important one. A client with suspected renal disease is to undergo a renal biopsy. The nurse plans to include which statement in the teaching session? किसी व्यक्ति को कोई रीनल डिजीज था, किडनी से संबंधित कोई बीमारी थी, डॉक्टर को शक हुआ कि कहीं इसे किडनी का कैंसर तो नहीं, किडनी में कोई गांठ तो नहीं, ट्यूमर तो नहीं। इस चीज के लिए उन्होंने किडनी से टिश्यू का एक सैंपल लेना चाहा एग्जामिनेशन के लिए, यानी कि रीनल बायोप्सी करनी चाहिए। तो इस पेशेंट में रीनल बायोप्सी से पहले आप क्या टीचिंग देना चाहेंगे, उसे इस प्रोसीजर के बारे में क्या बताना चाहेंगे? ऑप्शन ए, यू विल बी सिटिंग फॉर द एग्जामिनेशन प्रोसीजर। आप इस टेस्ट के दौरान सिटिंग पोजीशन में रहेंगे, ये बताना चाहेंगे आप। या फिर ऑप्शन बी, पोर्शन ऑफ द प्रोसीजर विल कॉज पेन और डिस्कम्फर्ट। इस प्रोसेस के दौरान आपको दर्द हो सकता है, डिस्कम्फर्ट हो सकता है, तो आप मेंटली इस चीज के लिए तैयार रहें। ऑप्शन सी, यू विल बी गिवन सम मेडिकेशन टू एनेस्थेटाइज द एरिया। आपको जिस एरिया में प्रोसीजर होने वाला है उसे सुन्न करने के लिए, डिसेंसिटाइज करने के लिए
एनेस्थीसिया दिया जाएगा, एनेस्थेटिक एजेंट दिया जाएगा। ऑप्शन डी कहता है यू विल नॉट बी एबल टू ड्रिंक फ्लूइड फॉर 24 आवर्स। इस प्रोसेस के बाद आप कम से कम 24 घंटे तक कुछ भी नहीं पिएंगे। रीनल बायोप्सी प्रोसीजर के लिए टीचिंग देते समय कौन सी बात पेशेंट को बताना आवश्यक है? The right answer is option B exactly. रीनल बायोप्सी के अंदर हम पेशेंट की बॉडी में इक्विपमेंट को इंसर्ट करके किडनी का एक टुकड़ा निकालते हैं, बहुत छोटा सा टिश्यू निकालते हैं किडनी की से। तो ये प्रोसेस रीनल बायोप्सी कहलाता है। अब इस प्रोसेस के दौरान जब इक्विपमेंट इन करके किडनी का एक छोटा सा टिश्यू यहां से रिमूव किया जाएगा, हटाया जाएगा काट के, तब पेशेंट को पेन हो सकता है, डिस्कम्फर्ट हो सकता है। तो उसे इसके बारे में पहले से बता देना आवश्यक रहेगा। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर। इसके बाद यदि बात की जाए कि पेशेंट को एग्जामिनेशन के दौरान कौन सी पोजीशन देंगे, तो याद रखिएगा जब रीनल बायोप्सी की जाती है तो इस समय पेशेंट को उल्टा लेटाया जाता है, यानी कि प्रोन पोजीशन दी जाती है, ताकि जो किडनी वाला एरिया है, जो डोर्सल सरफेस है, वो पूरी तरह से हमारे सामने रहे। So prone position is used in the renal biopsy case. इसके अलावा इस प्रोसेस के अंदर हम कभी भी एनेस्थेटिक एजेंट का इस्तेमाल नहीं करते हैं। इस प्रोसेस के होने के तुरंत बाद पेशेंट कुछ भी खा पी सकता है, उसे 24 घंटे तक वेट करने की आवश्यकता नहीं होती। Next question. A client arrives in the emergency room with a possible fractured femur. The nurse should anticipate an order for. आपके हॉस्पिटल में इमरजेंसी डिपार्टमेंट में ड्यूटी के दौरान एक फ्रैक्चर फीमर का पेशेंट आता है और इस पेशेंट को डॉक्टर द्वारा क्या प्रिस्क्रिप्शन दिया जाएगा, ऐसा एज अ नर्स आप एंटीसिपेट करते हैं, अनुमान लगाते हैं। फीमर फ्रैक्चर वाले पेशेंट को डॉक्टर क्या लिखेगा, ये आपको बताना है। ट्रेंडलबर्ग पोजीशन, आइज टू एंटायर एक्सट्रीमिटी, बर्ग्स ट्रैक्शन, abduction pillow, the right answer is option C, Burke's traction. हमने प्रीवियस क्लास के अंदर बर्ग्स ट्रैक्शन कैसे अप्लाई किया जाता है इसके बारे में जाना था। बर्ग्स ट्रैक्शन जनरली पेशेंट में फीमर बोन फ्रैक्चर होने के बाद उस फ्रैक्चर्ड लेग को एक प्रॉपर पोजीशन में बनाए रखने हेतु, यानी अलाइनमेंट मेंटेन करने हेतु और स्पाज्म ना हो, इस चीज के प्रिवेंशन हेतु दिया जाता है। अगर क्लाइंट में फीमर बोन फ्रैक्चर हुई है और उसको यदि ट्रैक्शन नहीं लगाया गया तो उसमें स्पाज्म होंगे और मसल स्पाज्म के कारण क्लाइंट को बहुत ज्यादा पेन हो सकता है। तो पेन को प्रिवेंट करने के लिए हम बर्ग्स ट्रैक्शन लगाते हैं। ये सारी चीज हमने प्रीवियस एग्जाम में विद डायग्राम काफी अच्छी तरह से समझी थी।
अब यहाँ पर रिमेनिंग जो ऑप्शंस हैं उन्हें भी हम देख लेते हैं। ट्रेंडलबर्ग पोजीशन का मतलब होता है पेशेंट का हेड वाला हिस्सा पैरों की तुलना में नीचे हो, यानी पेशेंट का सर नीचे और पैर हल्के से ऊपर हो, तो ये कंडीशन ट्रेंडलबर्ग पोजीशन कहलाती है। और ये जनरली हाइपोवॉल्यूमिक पेशेंट या शॉक वाले पेशेंट को दी जाती है। तो यहां पर आपका ये ऑप्शन तो सही नहीं होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की, आइज टू एंटायर एक्सट्रीमिटी। क्लाइंट की फीमर बोन है और ऑपरेशन के बाद जो ऑपरेशन वाला एरिया है उस जगह पर आइस एप्लीकेशन के लिए डॉक्टर द्वारा लिखा जा सकता है, लेकिन पूरे पैर पर आइस अप्लाई करना सही नहीं है, इसलिए हम इस ऑप्शन को भी सही नहीं मानते। इसके बाद एक इंटरेस्टिंग सी चीज है एब्डक्शन पिलो। आपने जब बॉडी मूवमेंट्स पढ़ी थी तो आपने ये चीज पढ़ी होगी, जैसे मान लीजिए ये हमारा कोई क्लाइंट है, इस क्लाइंट के द्वारा यदि अपने पैरों को इस बॉडी की मिड लाइन के पास लाया जाता है तब तो ये एब्डक्टेड मूवमेंट कहलाती है, और अगर अपने पैरों को मिडलाइन से दूर लेकर जाता है तो ये एब्डक्टेड मूवमेंट कहलाती है। तो जिन पेशेंट के अंदर टोटल हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी हो जाती है, तो टोटल हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी के बाद हम इस क्लाइंट के अंदर ये पोजीशन देते हैं। कैसे दी जाती है ये पोजीशन, इसे भी थोड़ा जान लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये आपका पेशेंट है और इसको हमने साइड लाइन पोजीशन में लिटा दिया। आपके पेशेंट को हमने करवट दिलाकर लेफ्ट लेटरल पोजीशन में लिटा दिया। अब इस पेशेंट का एक पैर तो इस प्रकार से होगा और दूसरा पैर हवा में इस प्रकार से होगा, और इन दोनों पैरों के बीच में एक डिवाइस लगा देते हैं, एक पिलो या कोई तकिया लगा देते हैं, जिसके कारण एब्डक्टेड मूवमेंट हो, यानी कि पेशेंट का लेग अब बॉडी मिडलाइन से दूर है, यानी एब्डक्शन फेज में है। तो ये एब्डक्शन पिलो उन कंडीशंस में लगाया जाता है जहां पर टोटल हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी की गई हो। यहां पर एब्डक्शन पिलो लगाकर पेशेंट के पैरों को एक से दूर रखने का कोई रीजन नहीं है, सो ये ऑप्शन भी गलत माना जाएगा। Next question. The last product in the process of blood coagulation is, ब्लड कोagulation में आखिरी उत्पाद क्या बनता है जिसके बनने के बाद क्लॉटिंग प्रोसेस कंप्लीट मान ली जाती है और थक्का या क्लॉट बन जाता है, ब्लीडिंग रुक जाती है? फिब्रिन, थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बोप्लास्टिन? Yes, option A is correct here. Last product of blood coagulation is fibrin. Next question. A graduate nurse is preparing to apply to the State Board of Nursing for licensure to practice as a registered professional nurse. What group primarily is protected under the regulation of practice of nursing? इसे हम बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, अपनी लाइफ पर एज अ एग्जांपल लें। जैसे कि आपने अपनी नर्सिंग की डिग्री की, नर्सिंग डिग्री कंप्लीट करने के बाद आप जिस भी राज्य से हैं, जिस भी स्टेट में हैं, वहां के जो नर्सिंग हेड ऑफिस है वहां जाकर रजिस्ट्रेशन नंबर के लिए अप्लाई किया, आरएन नंबर के लिए अप्लाई किया। इस रजिस्ट्रेशन का जो नंबर लेना होता है, इसे लेने का मुख्य उद्देश्य क्या है? किसे प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट द्वारा डिग्री करने के बाद में रजिस्ट्रेशन नंबर लेना प्रैक्टिस करने के लिए अनिवार्य किया गया?
ऑप्शन 1, पब्लिक को प्रोटेक्ट करने के लिए रजिस्ट्रेशन नंबर लेना आवश्यक है। प्रैक्टिसिंग दूसरी नर्सेस को प्रोटेक्ट करने के लिए रजिस्ट्रेशन नंबर लेना आवश्यक है। एम्प्लॉय एजेंसी को प्रोटेक्ट के लिए, या फिर जो हेल्थ प्रॉब्लम्स के साथ लोग हैं उन्हें प्रोटेक्ट के लिए। बहुत ही सिंपल और बेसिक सा क्वेश्चन है, होपफुली आप सभी ने बिल्कुल सही आंसर किया होगा। देखिएगा, किसी भी व्यक्ति के द्वारा नर्सिंग की डिग्री की गई, नर्सिंग कॉलेज पास किया गया, उसके बाद जब वो किसी हॉस्पिटल में ड्यूटी करना चाहता है तो ड्यूटी करने से पहले उसे गवर्नमेंट को ये बताना पड़ता है कि मेरी डिग्री कंप्लीट हो गई है और मैं अब प्रैक्टिस करना चाह रहा हूं और मुझे प्रैक्टिस के लिए अप्रूव करें, अनुमति दें। तो फिर जो नर्सिंग काउंसिल है उसके सभी डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करने के बाद एक नंबर देती है जिसे आप RNRM के नाम से जानते हैं, और ये नंबर उस पर्टिकुलर स्टेट में प्रैक्टिस करने के लिए नर्सेस को अधिकृत करता है, अलाउ करता है। तो ऐसा करते हुए हम लोगों को प्रोटेक्ट करते हैं। अगर मान लीजिए किसी पर्सन ने कहीं से भी कोई प्रॉपर डिग्री नहीं ली और जाकर कम्युनिटी में लोगों का ट्रीटमेंट करना शुरू कर दिया, इंजेक्शंस लगाने शुरू कर दिए, मेडिसिन देनी शुरू कर दी। अब मान लीजिए उसे नॉलेज नहीं है, डिग्री नहीं है उसके पास, बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहा है, तो ऐसा करते हुए वो लोगों की लाइफ को रिस्क में डाल रहा है। तो ऐसे लोगों को बचाने के लिए सरकार ने प्रॉपर डिग्री और रजिस्ट्रेशन करवाने का प्रोसेस निकाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, the nurse is performing an assessment on a client with possible pernicious anemia. Which data would support this diagnosis? किसी क्लाइंट में पर्नीशियस एनीमिया है, इस फाइंडिंग को कंफर्म करने के लिए कौन सी फाइंडिंग देखी जा सकती है? सिंपली कहें तो पर्नीशियस एनीमिया होने पर कौन सी फाइंडिंग देखने को मिलेगी उसे आपको सेलेक्ट करना है। ऑप्शन ए कहता है अ वेट लॉस ऑफ 10 पाउंड्स इन 2 वीक्स। अगर 2 सप्ताह में 10 पाउंड वेट लॉस हो जाए तो ये पर्नीशियस एनीमिया है। ऑप्शन बी कहता है कंप्लेंट ऑफ नमनेस एंड टिंगलिंग इन द एक्सट्रीमिटी। हाथ पांव में सूनापन, चुभन जैसा महसूस होना पर्नीशियस एनीमिया है। ऑप्शन सी रेड बीफी टंग होना पर्नीशियस एनीमिया है। या फिर अ हीमोग्लोबिन लेवल ऑफ 12 ग्राम पर डीएल, 12 ग्राम पर डीएल होना पर्नीशियस एनीमिया है। ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर। जब भी किसी व्यक्ति को पर्नीशियस एनीमिया होता है तो उसमें जो टंग है रेड और बीफी हो जाती है। रेड बीफी टंग इज रिलेटेड विद द पर्नीशियस एनीमिया। और याद रखिएगा, विटामिन B12 जिसे आप साइनोकोबालामाइन के नाम से जानते हैं, इसकी डेफिशिएंसी से पर्नीशियस एनीमिया होता है। विटामिन B12 की कमी होने पर पर्नीशियस एनीमिया होता है, और पर्नीशियस एनीमिया के होने से रेड बीफी टंग हो जाती है। रेड बीफी टंग हो जाती है। अगर किसी क्लाइंट में हीमोग्लोबिन की बात की जाए तो अगर मेल में देखा जाए तो नॉर्मल हीमोग्लोबिन 14 से 16 ग्राम पर डीएल होता है, और अगर फीमेल में बात की जाए तो 12 से 14 ग्राम पर डीएल होता है। तो यहाँ पर जो 12 ग्राम पर डीएल दिया गया है ये एक तरह से नॉर्मल है,
और यदि नॉर्मल ना भी माने आप इसे, तो ये जो फाइंडिंग है ये सभी प्रकार के एनीमिया में देखने को मिलती है। ये स्पेसिफिक पर्नीशियस एनीमिया की साइन नहीं है। अगर वेट लॉस 2 सप्ताह में 10 पाउंड होता है यानी 5 केजी के आसपास होता है, तो ये एनीमिया से संबंधित नहीं है, इसका कोई और कारण हो सकता है। एक्सट्रीमिटीज के अंदर नमनेस होना, टिंगलिंग सेंसेशन होना, ये एनीमिया के अंदर अक्सर देखा जाता है, लेकिन पर्नीशियस एनीमिया का ये स्पेसिफिक फंक्शन नहीं है। इसके अलावा वेस्कुलर डिजीज अगर किसी क्लाइंट के अंदर हो तो वहां पर भी ये फाइंडिंग्स देखने को मिल जाती हैं। तो यहां पर सबसे सही ऑप्शन माना जाएगा ऑप्शन सी, रेड बीपी टंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिलीरुबिन इज फॉर्म्ड फ्रॉम। बिलीरुबिन का निर्माण किससे होता है? हीम से, ग्लोबिन से, ट्रांसफेरिन से, गैस्ट्रोफेरिन से। The right answer is option A, हीम पार्ट ऑफ हीमोग्लोबिन। आइए, बहुत ही बेसिक सी चीजें हैं, लेकिन फिर भी आपके लिए जानना जरूरी है। कई बार यहां से क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये आपकी आरबीसी है, रेड ब्लड कार्पसल है, और इस आरबीसी के ऊपर यहां पर हीमोग्लोबिन पाया जाता है। आरबीसी के ऊपर हीमोग्लोबिन पाए जाते हैं और इन हीमोग्लोबिन के द्वारा ही ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाया जाता है। यहां पर ये जो ग्रीन से सभी स्ट्रक्चर्स बनी है, ये सभी हीमोग्लोबिन है। हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स को जब आप क्लासिफाई करेंगे, तो इसके अंदर दो पार्ट्स होते हैं, हीम प्लस ग्लोबिन। यहां पर मान लीजिए आरबीसी अपना लाइफ स्पैन पूरा करके डेड हो जाती है, तो इस डेड आरबीसी से हीमोग्लोबिन निकलकर दो हिस्सों में टूट जाता है, हीम और ग्लोबिन। अब ये जो हीम है, इससे आगे जाकर बिलीरुबिन का निर्माण होता है, और ये बिलीरुबिन जो है येलोइश पिगमेंट है और बाइल में प्रेजेंट रहता है। बिलीरुबिन क्या है? इट इज अ येलोइश पिगमेंट। कहां पर पाया जाता है? प्रेजेंट इन बाइल। और बाइल कहां से सिक्रीट होता है? गॉल ब्लैडर से। बाइल को बनाता कौन है? लीवर। हर दिन कितना बाइल सिक्रीट होता है? 800 ml। और यही अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बिलीरुबिन की नॉर्मल लेवल क्या होती है, तो नॉर्मल लेवल यदि बिलीरुबिन का पूछ लिया जाए आपसे, तो याद रखिएगा 0.5 से 1.5 mg/dl। और इस क्वेश्चन को प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया है। एक बार फिर से देखिएगा समराइज वे में, हमारी बॉडी में जो आरबीसी होती है, रेड ब्लड कार्पसल होती है, उसके ऊपर हीमोग्लोबिन पाए जाते हैं। जैसे ही आरबीसी अपना जीवन काल पूरा करके डेड होती है, तो इस आरबीसी से हीमोग्लोबिन अलग हो जाता है, और ये हीमोग्लोबिन दो पार्ट से मिलकर बना होता है। इस हीमोग्लोबिन का जो हीम पार्ट है, वो बिलीरुबिन में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये बिलीरुबिन येलोइश पिगमेंट हमारे बाइल में चला जाता है और कलर प्रोवाइड करवाता है। बिलीरुबिन का नॉर्मल लेवल यदि आपसे पूछा जाए, तो 0.5 से 1.5 mg/dl होता है। सो एवरीवन, ये था हमारा आज का वीडियो। होपफुली आपको आज की ये क्लास अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिएगा। इसी तरह के रेगुलर वीडियोस मंडे टू सैटरडे रात 8:30 बजे फॉर नर्सेस प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल पर रेगुलरली अपलोड किए जा रहे हैं।
इन वीडियो के नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर रेगुलरली मिलते रहे, इसके लिए फॉर नर्सेस प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करें। थैंक यू so much everyone. Best of luck.